बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, मगर अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि कौन होगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, नई आईनी तरमीम में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खत्म कर दिया गया है और अब टॉप 3 सीनियर जजेस में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। यानी 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस यहिया आफरीदी में से कोई एक सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस होगा, मगर इसका इंतखाब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। इस हवाले से आज पार्लिमानी कमेटी की बैठक भी हुई है। ताहम हमने देखा यह कि पीटीआई की जानिब से पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया गया। पीटीआई की अदम शिरकत की वजह से इजलास को 8:30 बजे तक के लिए मौखर कर दिया गया है ताकि पीटीआई को किसी तरह मनाया जा सके। मुबस्सिरीन और माहिरीन अब तक जो राय दे रहे हैं उसके मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पीटीआई को काफी नुकसान पहुंचा है। वो ऐसे कि एक तो उनकी हिमायत याफ्ता आजाद अरकान असम्बली मुनहरिफ हुए, दूसरा पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात में भी खासी शिद्दत आ गई है। यही वजह है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर के ना चाहते हुए भी पीटीआई को पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट करना पड़ा और दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। एक एतबार से देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम अपने आगाज से ही काफी मुतनाज़ हो चुकी है और आज इस तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई, जिसमें इस तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने 14 सफ़ात का इजाफी नोट भी तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ने अक़लियती फैसले में लिखा है कि 8 जजेस का फैसला गलतियों से भरपूर है। उम्मीद है अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों पर इस अक़लियती फैसले, पीटीआई के खिलाफात, आईनी तरमीम पर उठने वाले सवालात और मंसूर, मुनीब या फिर आफरीदी अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद मेतला साहब, सज्जाद मीर साहब और इसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले मैं सज्जाद मीर साहब आपसे करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा सर, टूथलेस जुडिशरी हमारे सामने अब होगी, अब इसके सरबरा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बने या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी साहब बने, क्या फर्क पड़ता है? मीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब दोबारा आनी शुरू हुई है जी। आवाज जी मीर साहब, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मुझे ये बताएगा, एक टूथलेस जुडिशरी का सरबराह चाहे यहिया आफरीदी साहब हो चाहे मंसूर अली शाह साहब हो, क्या फर्क पड़ता है? देखें, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता होगा। एक जमाने में तो ये होता था कि चीफ जस्टिस सब कुछ हुआ करता था, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से, उससे पहले ज़माने में जस्टिस शाह हुसैन के ज़माने में कि चीफ जस्टिस खुद मैनेज कर लेता था, मनूवर कर लेता था, जो फैसले उसने करने होते थे अपनी पसंद का बेंच चुन लेता था। अता बंदयाल के ज़माने में तो ये हद हो गई थी। साकिब निसार ने तो कुछ रखा हुआ था कि कई मामलों पे, मुकदमों पे जो अपने फैसले चाहता था वो मनपसंद जजों को उसने अपॉइंट तो कर दिया था नवाज शरीफ के केस में, लेकिन खुद अलग रहा था। ये चलता रहा, कुछ एक तरह का जिसे कहते हैं पंजाबी के ओला रहा, एक तरह से छुप छुपा के काम होता रहा। लेकिन बाद में ये हो गया कि चीफ जस्टिस अभी मसलन फैसला आया नहीं है, अभी एक कोई पास हो रहा बिल और उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल पास नहीं हो सकता, तो ये तो अपनी हदूद से तजावज़ करने की यानी कि एक इंतहा थी। अच्छा। और ये काम सिर्फ चीफ जस्टिस करता था, वो बेंच बनाता था अपनी मर्जी का कि जस्टिस मुनीब और ये सारे लोग जो हैं, वज़ार हुसैन नकवी चले गए, एजाज हसन चले गए, ये सारे उसी गैंग का एक हिस्सा गिने जाते थे जो इस किस्म के फैसले करते थे। वज़ार नकवी और एजाज हसन, वज़ार नकवी तो खैर केस भुगता और फिर गए, लेकिन एजाज हसन जरा सियाने निकले और उन्होंने नवाज शरीफ के केस से लेकर इस वक्त तक चलते रहे और फिर जान छुड़ा के चले गए ताकि पेंशन बच जाए, पेंशन महफूज रहे और कम से कम उनकी इज्जत इस तरह महफूज हो जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये मंसूर अली शाह साहब और एक काबिल एतबार यानी कि एक बड़े ठोस किस्म के जज गिने जाते हैं। लेकिन होता ये है कि हुकूमत को क्या तकलीफ है अगर वो जज बनते हैं या फिर नहीं बनते? सज्जाद मीर साहब, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ पर आकर रुकते हैं कि अगर वो आपने कहा ना एक ठोस किस्म के जज हैं,
नहीं, उनकी शर्त यही रही है, मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन जजों की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि जब से 8-5 का फैसला आया है, जज सारे पार्टीबाजी बन गए हैं। अब इन्होंने जो फैसला लिखा, फैसलों के बाद ऊपर वजाहतें लिखी, नोट लिखे, अब साफ लगता था पार्टीजन हो गए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन नोट्स को वेबसाइट पे चढ़ा भी दिया। तो सर जो आज जवाब देते रहे, दूसरे जो नोट लिखा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि अदालतें क्या कहते हैं मनपसंद फैसले कर रही हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं कर रहे, वो जाते जाते भी अदलिया की सुपरमेसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़कर चले जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँ, काजी फायद ईसा भी एक तरह से बिल्कुल अपने आप को गैर जानदार रखा, लेकिन अभी कुछ अर्से से जब से ये 8-5 का फैसला आया है और इन्होंने बिल्कुल पार्टीबाजी शुरू कर दी है और बहुत ज्यादा काजी साहब के खिलाफ शुरू हो गई प्रोपेगेंडा, उन खुल के अब उन्होंने जो नोट लिखा है, इख्तिलाफी नोट, वो इतने दिनों के बाद आया है, उस नोट पे साफ लिखा है कि जो फैसला 8-5 का है उसे हमें अमेंड करना चाहिए, उससे बड़ी खराबियां हैं। और वो जो 8-5 वाले फैसले वाले हैं वो डटे हुए थे। उन्होंने एक तासुर ये दिया कि गोया जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो गोया हर चीज तलपट हो जाएगी, हर चीज उल्टा दी जाएगी और ऑडिट शुरू कर दिया जाएगा इलेक्शन का और फिर इस हुकूमत को चलता किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपने एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा ही एक्सक्लूसिव हाईलाइट किया है कि तासुर दिया उन 8 जजेस ने कि अगर ये केस नजरसानी का उनके सामने लगता है तो ऑडिट शुरू हो जाएगा। शाहिद मितला साहब, सजाद मीर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मुझे ये बताइएगा, उन्होंने एक जुमला भी कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो गैर जानिबदार रहे हैं। एक तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा और दूसरा ये भी कि वाकई आपको भी कहीं पर लगा कि वो जो 8 जजेस हैं उनसे ये तासुर मिला हो कि हाँ वो आगे चलकर इलेक्शन ऑडिट करेंगे, और अगर कर भी लेते तो उसमें बुराई क्या है? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, जो सजाद मीर साहब एक बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि 8-5 का फैसला था, मेरी नज़र में वो 8-5 का फैसला नहीं था, वो 11-2 का फैसला था। काजी फायद ईसा साहब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने भी और जस्टिस याया अफरीदी ने, इन तीनों ने पीटीआई को एक जमात माना, एक सियासी जमात माना। बल्कि इनमें से एक दो ने तो ये भी माना कि जो इनका इलेक्शन वगैरह हुआ है वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। जस्टिस मंदोखेल ने उसमें एक फॉर्मूला भी दिया कि आधी सीट्स इनको दे दी जाए और आधी सीट जो है बाकी पार्टीज को दे दी जाए। तो इस तरह से एक नई इख्तरा भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई। जो 8 दूसरे जजेस हैं, अच्छा बेसिकली जो बुनियादी तनाज़ा था ज़रियाब वो यही था कि एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का और एक बतौर सियासी जमात पीटीआई इलेक्शन में गई है या नहीं गई, और अगर गई है तो फिर उसी का इस्तेहकाक बनेगा, उसी का राइट बनेगा, वो इस्टेब्लिश हो गया। वो इवन काजी फायद ईसा साहब ने भी कह दिया कि ये बिल्कुल एक सियासी जमात थी और इनको बदले के निशान लेने से भी इनके उम्मीदवारों को नहीं रोका जा सकता था। लेकिन ये ईसीपी ने जरा ज्यादा एक तरह से चीजों को एक्सेजरेट कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। ये काजी साहब प्ली लेते रहे, बाद में जितनी भी सब्सिक्वेंट उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी उसमें तो ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई। ईसीपी के मामले के हवाले से मितला साहब, आपको लगता है फिर गलतियां कोताहियां इलेक्शन कमीशन की थी, भुगतना पीटीआई को पड़ा? जी नहीं, ऐसा नहीं था। वो डेफिनेटली जो एक बल्ले के हवाले से फैसला आया था उसकी इंटरप्रिटेशन यही बननी थी। काजी साहब बहरहाल लेम एक्सक्यूजेज मेरी नज़र में लेते रहे और अभी भी ये जो इनकी वजाहत आई है इसमें भी काफ़ी सारे झोल है। मैं 26वीं आईनी तरमीम की तरफ आता हूँ। देखिए, उसमें हमने सबने देखा कि किस तरह से और किस बाउंडेड तरीके से उसको पास करवाया गया। आप टर्न कोर्ट्स को लेके आते हैं, उनसे आप पास करवाते हैं, फिर बहुत सारे एलिगेशंस अदरवाइज भी लगे। इन सारी चीजों को भी छोड़ देते हैं कि चले हमारे माजी करीब में ये होता रहा, नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि 7-8 लाख लोगों का नुमाइंदा हो एक आदमी और वो उसको कर्ज करके उससे वोट ले लिया जाए, ये बात समझ आने वाली नहीं है और इतने सेंसिटिव मैटर। और आप ये देखिए कि ये जो एक मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है, मैं आप गुफ्तगू कीजिएगा अपने कंटिन्यू, जिस तरीके से लोगों ने वोट दिए हैं, आपको लग रहा है इनकी चेहरे देखकर, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि इन लोगों को कर्ज देकर ऐसे तो लग तो ये रहा था बड़े दहशतजदा माहौल में उन्होंने आके वोट दिए हैं? बस मैं भी वहां पर मौजूद था। वोट जो बाकी पार्टीज जिनको वोट पड़ रहे थे वो भी
उनका भी इसी तरह का सिलसिला था। बहरहाल हम इसके अगर मेरिट्स पे बात करें तो ज़रिया फ्रैंकली 4 डिक्टेटर्स ने भी इस तरह से निज़ाम अदल को मफलूज करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए करने की कोशिश की है। मेरी नज़र में ये जो निज़ाम अदल है उसको मुकम्मल तौर पर एक तरह से तबाह कर दिया और उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है कि कोई हाई कोर्ट का जज अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं दे सकता। सलाहुद्दीन साहब से लेना चाहूंगी आपकी इजाजत से ताकि वो एक कानूनदान की हैसियत से जरा हमारी रहनुमाई भी करे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब मुझे ये बताइएगा, जुडिशरी वकला कम्युनिटी ख्वाब आपका ताल्लुक किसी एक जमात के वकला पैनल से है या नहीं है, अब किस तरीके से वकला कम्युनिटी देख रही है इस 26वीं आईनी तरमीम को? जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी मीर साहब से भी यही सवाल किया था कि सर एक टूथलेस जुडिशरी का सरबरा नो मैटर व्हाट, अब मंसूर अली शाह साहब होते हैं या याहिया अफरीदी साहब होते हैं, सर जी क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखें जो भी न्यूट्रल वकला हैं वो इस आईनी तरमीम के बारे में तनकीद ही कर रहे हैं। कुछ हैं ऑब्वियसली जिनका सियासी जमातों के साथ ताल्लुक है, उनके अलावा जो भी न्यूट्रल वकील हैं, जो भी आज मैं देख रहा था ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इनको क्रिटिसाइज किया, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया। देखिए बात बुनियादी सी ये है कि अव्वल तो आपने सियासतदानों को राइट दे दिया है कि चीफ जस्टिस किसको बनाए। इससे होगा ये कि जो तीनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो आपस में रेस में लग जाएंगे कि कौन हुकूमत वक्त को ज्यादा खुश कर सकता है। दूसरा आपने ये किया कि आपने बेंच फॉर्म करने का, आईनी बेंच फॉर्म करने का जो इख्तियार है वो एक ऐसी जुडिशल कमीशन को दे दिया जिसमें 13 में से 7 सियासतदान होंगे। अब जब और 5 तो डायरेक्ट बराए रास्त हुकूमती नुमाइंदे होंगे। तो जब बेंचेस आप जब कोई भी आईनी दरखास्त लेके जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे इस पार्लियामेंट का जो कानून है मुझे ये गैर आईनी लगता है या ये हुकूमती इक़दाम मुझे गैर आईनी लगता है, तो वो जो बेंच जो आपका केस सुनेगी उसमें जजेस उसी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने मिलके आपके लिए बनाया होगा, तो क्या वहां आपको इंसाफ की उम्मीद होगी? फिर आपने तीसरी चीज ये की कि हाई कोर्ट जजेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी। बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, मगर आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपने दे दी हाथ में वही सियासतदानों के हाथ में। तो कल को कोई भी उनमें से हाई कोर्ट जज उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो उन सियासतदानों के खिलाफ फैसला कर सके। तो आपने इस तरीके से अदलिया को कंप्लीटली क्रिपल करके आपने हुकूमत वक्त के मातहत कर दिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, मेरा एक लीगल सवाल का आपने जवाब देना है। लीगली कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आप लोगों की कम्युनिटी से रिलेटेड है। सर अब तासुर ये आ रहा है और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वकला मूवमेंट को, ये स्ट्रीट मूवमेंट को रोकने के लिए या टैकल करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है कि वही सीनियरिटी बेस्ड पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, तो अब क्या वाकई ये वकला बिरादरी में हम ये देखेंगे कि फिर सब हंसी खुशी राजी एक साथ रहने लगेंगे या फिर कोई तहरीक चलने को है? देखिए बात ये है कि कोई वकला में जो ये सेंटिमेंट है ये किसी शख्स के बारे में नहीं है। आपने देखा बहुत सारे न्यूट्रल वकला ने, मैंने खुद काजी फायज ईसा साहब की बड़ी सपोर्ट की, मगर अगर उन्होंने गलतियां की और उनके फैसले गलत थे तो हमने खुल के उनकी तनकीद भी की। उसी तरह बात मंसूर अली शाह साहब या याहिया अफरीदी साहब या मुनीब अख्तर साहब की बात नहीं है। अच्छा। बात यह है कि अगर आपने स्ट्रक्चरली आपने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया तो वकला उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। बेशक अगर कोई आने वाला चीफ जस्टिस खुश भी हो जाए कि बस बहुत अच्छा काम हो गया है, उसके बावजूद वकला जो हैं इस चीज की मुखालफत करेंगे। ठीक, चलें लेट्स सी कि आने वाले दिनों में होता क्या है, लेकिन अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब होना है। ताहम अच्छा मेतला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेतला साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिपेंडेंसी का ये लेवल है ये हमने पहले कभी नहीं देखा है। और आप देखिए कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं
वो कोई भी केस सुनेंगे तो उनसे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मरहले पे उनसे केस तक भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस तो गेज होनी है, बट अगर कोई पर्टिकुलर मुकदमा वो सुन रहे हैं, हुकूमत से रिलेटेड सुन रहे हैं, तो उसको वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। इवन जजेस को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर हाई कोर्ट के प्रोविंसेस लेवल पे भी जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो बनेंगे। तो इस तरह से पूरा एक बहुत ही कंफ्यूज स्ट्रक्चर बना दिया गया है। आइन की मंशा क्या है? आइन की मंशा ये है कि पार्लियामेंट एक डिफरेंट इदारा है और उसके अपने राइट्स भी हैं, उसके इख्तियारात भी हैं। इसी तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके अपने राइट्स है। अब हुआ ये है कि टेस्ट पासिंग होती रही है माजी में। जरा आप एक जुमला जी लास्ट ट्रेस पासिंग बार बार जुडिशरी की जानिब से होती रही है, और आज जो दिन देखना पड़ रहा है जुडिशरी को, उसमें बहुत ज्यादा जो हिस्सा है, बहुत ज्यादा जो वजह बने हैं, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस बने हैं, साकिब निसार जैसे, बंदयाल जैसे जजेस बने हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पिलर ऑफ स्टेट को बिल्कुल क्रिपल कर दें। ठीक है। अच्छा, मेरा सजाद मीर साहब आपसे एक सवाल है, बड़ा सिंपली मैं चाहूंगी कि मैं इसे रखूं ताकि जरा आप इसके ऊपर मुझे अपना तज्जिया दे सके। तरीके इंसाफ ने आज इस तरीके से पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का ऐलान किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के हवाले से, आपको ये उनकी कैसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नजर आ रही है? ये पॉलिटिकल मूव जस्टिफाई है या बेहतर होगी उनके लिए भी और सियासी अमूर को देखते हुए, सियासी मामलात को देखते हुए? देखिए, पहले मैं एक छोटी सी बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा। अदलिया भी जिम्मेदार है, एस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, पार्लियामेंट भी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है, और हम मीडिया भी जिम्मेदार है। वकील अपने आप को इसके जिम्मेदार समझे ना समझे ये उनकी मर्जी है, लेकिन बाकी सब लोग इसके जिम्मेदार है। जब तक हमें इसका एहसास नहीं होता ना, मसले को हम हल नहीं कर सकते। अगर ये कहना जी कि चीफ जस्टिस या जज का तकर्रुर जज ही करें, तो ये कहाँ है दुनिया में होता है? असूली बात, मैं कोई इसके हक में नहीं हूं कि तरमीम के हक में या खिलाफ बात नहीं कर रहा। ये असूली बहसें छेड़ दी हैं, दुनिया में कहाँ होता है? अमेरिका में ये होता है, वहां तो सेनेट में हेयरिंग होती है, आप चैम्बर के अपने चमचे उठा के ले आते हैं और लगा के उनको, और फिर उन्होंने फैसले वो दिए हैं जो काबिल इतराज गिने गए हैं, और उन फैसलों के नतीजे के तौर पर आपने सत्यानाश कर दिया अदलिया का, आपने सत्यानाश कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती का करके, आपने पार्लियामेंट के अरकान ने पार्लियामेंट का जो हाल किया है। आज अख्तर मैंगल के 2 बंदों ने जिस तरह इस्तीफे दिए हैं, वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी है। बिल्कुल ऐसे कोई अदारा और कोई भी जो है, देखिए नतीजे तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अब आप एक को बतून करें, दूसरे की हमायत करें, दूसरे ये केस तो बात का है। इसको तो हम बाद में देखेंगे। असल केस तो ये देखने का है कि जो कुछ हुआ है वो क्या इसमें फौज का सीनियर बॉस आर्मी चीफ नहीं बनता, उसको हक उसको नहीं देते। वो कहते हैं 3 बंदे भेजो या 5 बंदे भेजो, उसमें हम चुनेंगे। उसमें तो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी भी नहीं होती है, उसमें तो वजीर आज़म अपनी मर्जी से चुन देता है। हाँ जी। बात ये नहीं है, ये इसको दलाइल देने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि हमने सारा सिस्टम करप्ट कर दिया है, खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है। हम सब तस्लीम करें, हम इसके जिम्मेदार हैं। मैं एज ए यदि मीडिया के हवाले से कहा जाए, वो मैं साकर का फिक्रा कोट किया करता हूं कि जब वो कहता था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। अलजायर में जो कुछ हुआ उसने कहा उसका जिम्मेदार मैं हूं। वियतनाम में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, हम नहीं, मैं हूं। और जब कहा गया डिगाल को कोई छात्रों का पकड़ो, अरेस्ट करो, ये क्या कर रहा है फ्रांस की पॉलिसी के खिलाफ चल रहा है। आपने उठाए हैं, डिगाल ने कहा, वो भी उतने बड़ा आदमी था, अपनी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो बातें आप कह रहे हैं वो बड़ी ही पॉजिटिव बातें हैं, और इसी किस्म की पॉजिटिव बातें लोग खत्म हो गए जिनके बारे में कह सकें ये कि पाकिस्तान की आवाज है। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस किस्म की डिबेट आप यहाँ पर करें, इसी किस्म की डिबेट असेंबली के फ्लोर पर भी नजर आई थी। सियासी रहनुमा से बात का ख्याल कर रहे थे जो बड़ी ठोस फैमिली है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ऐसी फैमिली के लोग जो होता है ना, अपना एक माइंड सेट भी रखते हैं
और डट जाना और जम जाना भी जानते हैं। चले मुझे कहा जा रहा है, हो सकता है अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं ज्यादा जरूर अपनी बात स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि सज्जाद मीर साहब जिस तरीके से जिस सिस्टम का हवाला दे रहे हैं, अगर उस सिस्टम को देख के हम चलें तो इसी किस्म की कुछ पॉजिटिव बातें हमें उस दिन भी, मतलब परसों की रात को नजर आई थी, जब असेंबली फ्लोर में दीगर अरकान असेंबली गुफ्तगू कर रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये हम इसी पाकिस्तान में रहते हैं कि जहां पर वो इतनी नज़्म ज़ब्त की बातें, डिसिप्लिनरी स्पीचेस को कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपने एक्ट और अपने कॉन्डक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। तो शायद सियासतदान ऐसी बातें असेंबली फ्लोर पर आकर करते हैं और हम लोग भी अपने ख्वाहिशात का इजहार, हम जो मीडिया वर्कर्स हैं वो अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता हुआ नजर हमें नहीं आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम अपने आगाज से ही खासी मुतनाज़ है और यही वजह है कि इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कलअदम करार देने की सदा की गई है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और जाहिर सी बात है इसके ऊपर नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अगर इस समात के लिए से मुकर्रर किया जाता है तो वही इस केस को सुनेंगे या फिर शायद आईनी बेंच सुनेगा। इस पे माहिराना राय ले लेते हैं बैरिस्टर साहब की। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएगा, वाकई ऐसा मुमकिन है कि चूंकि इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी, तो इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है? देखें, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से यही हो रहा है कि जो आईनी केसेस लग रहे हैं और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अच्छा पहले ये क्लियर होने दें कि ये कहाँ इन केसेस की सुनवाई होगी। उसके बरक्स मगर जो रिव्यू पिटिशन थी पीटीआई की बल्ले वाले केस में, वो काजी साहब की बेंच ने सुन के उसको डिसमिस कर दिया, जबकि वहाँ भी प्रिंसिपल तो शायद वही लगता है। तो ये भी मुमकिनात में से है कि 25 तारीख से पहले ही ये केसेस लग जाएं और उन पे फैसला आ जाए। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ कि इन ये पिटिशंस तो डेफिनेटली चैलेंज होंगी, ये आईनी तरामीम, और फिर एक इसमें डिस्प्यूट खड़ा होगा कि कौन सी अदालत को इनको सुनना चाहिए, कौन सी बेंच सुने। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आइंदा दिनों में रिजॉल्व होगा। बिल्कुल होगा। और कल भी एक केस की समाअत हो रही थी जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मसूर अली शाह साहब ने भी बड़े एक मुस्कुराते हुए एक बॉडी लैंग्वेज के साथ कुछ जुमले अदा किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो आगे चल के सिर्फ यही सवालात उठते रहेंगे कि ये केस जो है वो आईनी बेंच सुनेगा या फिर कोई और सुनेगा। शायद मितला साहब आपकी तरफ एक सवाल लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक क्रेडिट भी एक चीज़ का देना चाहती हूँ। हमारे ही प्रोग्राम में आपने क्या कहते हैं होने वाली एक लड़ाई को डिफ्यूज करते हुए एक खबर दी थी, खबर ब्रेक की थी, इसमें आपने कहा था कि कुछ भी हो जाए काजी फाइज ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और जरिया भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नहीं, मैंने कहा था उनको एक्सटेंशन मिलेगी नहीं, उनका टेन्योर एक्सटेंड हो नहीं सकेगा। ठीक है। और ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर बनता है तो उसके जज भी काजी फाइज ईसा नहीं होंगे। हालांकि हुकूमत ने काफी कोशिश की थी, बट आई न्यू सिंस लाइक 6 months or so। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए अब मितला साहब, ये जो पीटीआई की स्ट्रेटेजी है ये आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि आज इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के हवाले से उन्होंने कमेटी का बॉयकॉट किया है, आपको लगता है दुरुस्त फैसला उनका? अच्छा, मैं इस पे बाद में कमेंट करूंगा। जो मीर साहब ने 1-2 चीजें कही हैं, मैं उस पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। देखिए, जो मीर साहब ने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है या दूसरे ममालिक में ऐसा होता है, अमेरिका में भी जो एंडोर्समेंट होती है वो पूरी पार्लियामेंट की होती है, वो पार्लियामानी कमेटी की नहीं होती कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और फिर पूरा सेनेट उसको इंडोर्स करता है, तो उसके बाद वो अपॉइंटमेंट होती है और वो फिर पूरी जिंदगी के लिए होती है, अंडर लेस कोई मिसकंडक्ट नहीं होता। तो एक तो ये, और इंडिया में भी टू सम एक्सटेंट इसी तरह से होता है कि वहां पे भी पार्लियामानी कमेटी टाइप कोई चीज नहीं बनती, उसमें भी पूरी पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट है, प्रेसिडेंट वहां पे भी सिलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है और फिर आगे वो प्रोसेस है और वो कंसल्टेशन से करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ में और वहां में एक और भी फर्क है, यहाँ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। चौथी चीज ये है ज़रियाब के यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई हमारे यहाँ चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर पेपर्स में जरूर है, अदरवाइज प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आती, तो इसलिए एक पिलर ऑफ स्टेट हमेशा दूसरे को ब्लेम करता रहता है। तो हमारे यहाँ ये बहुत फ्रीक्वेंट है, तो उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि हमने देखा कि कंपैरेटिवली जुडिशरी ने पिछले 7, 8, 10 सालों में कंपैरेटिवली बेहतर काम किया है। कंपैरेटिवली जब उसको थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस मिली है, बेशक 18वीं तरमीम में
चौधरी इफ्तिखार चौधरी ने कोर्स करके जो जजेस की अपॉइंटमेंट वाला तरीकाकार था उन्होंने चेंज करवाया था, उन्होंने थ्रेड भेजा था और बाद में भी वो करते रहे कि मैं इसको रिवोक कर दूंगा अगर आपने जजेस की अपॉइंटमेंट हम पे ना छोड़ी या हमें ना करने दी। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है ना वो ये है फैक्टर इन्वॉल्व कि भाई अगर जुडिशरी खुद से अपने जजेस लाती है, सबॉर्डिनेट्स लाती है, लोग सिलेक्ट करके लाती है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, कोई दूसरा फ्रीक नहीं ब्लेम हो सकेगा। ठीक, अच्छा, लेकिन ये गिवन सर्कमस्टांसिस में मैं वो दे देता हूँ, गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको ब्लेम करने में भी मुश्किलात होंगी। देखिए ये पीटीआई की स्ट्रैटेजी है। पीटीआई को लगता है कि मेरा ख्याल है हर पार्लिमानी अमल का हिस्सा होना चाहिए, बट उनको लगता ये है कि जो तरीकाकार 26वीं तरमीम में बताया गया 2/3 मेजोरिटी उनके पास ऑलरेडी है, उनके ऑलमोस्ट 9 मेंबर्स हैं, तो यहाँ इनके पास सिर्फ 3 मेंबर्स आ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर आ रहे हैं, साहिबजादा हामिद आ रहे हैं और एक में और मेंबर आ, तो इनके पास सिर्फ 3 वोट्स होंगे, जबकि 9 वोट उनके पास होंगे। तो 12 रुकनी ये कमेटी है, तो 8 लोग इसके लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, तो 8 लोग पहले से उनके हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनते और जस्टिस याहिया बनते हैं तो उनको इनकी इंडोर्समेंट मिल जाएगी। इंडोर्समेंट मिलने की सूरत में फिर मीडिया में भी इनके खिलाफ बातचीत होगी, प्रोपेगेंडा होगा, जैसे पहले कहा जा रहा है कि ये पार्लियामेंट का हिस्सा थे, हालांकि 10-12 लोग वो आए थे और बाकी भी परसों जब उन्होंने ये कल उन्होंने जब हामिद खान ने इसी केस में जो इंटर पार्टी के हवाले से केस है उसमें ये प्ली लेने की कोशिश की कि 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में आप ये केस नहीं सुन सकते, तो उनको बहरहाल वैलिडेट नहीं किया गया और काजी फाइज साहब ने उसको उड़ा दिया। लेकिन फिर बहुत सारी उन पर तनकीद हुई कि देखिए कि ये मुखालफत कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में जाके उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना चाहा, उसके पोटेंशियल से फायदा उठाना चाहा। तो उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि अगर हम जाते हैं तो एक एंडोर्समेंट हो जाएगी जस्टिस याहिया को, जो कि हम नहीं चाहते, और जस्टिस मंसूर की सूरत में तो वो कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि उन्हीं को बनना चाहिए, वही मेरिटोरियस है। ठीक है, मतलब साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सदात मीर साहब से भी मैं इसी मामले के हवाले से जरा बात करना चाहती हूँ। सदात मीर साहब मुझे ये बताइएगा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है क्या? क्योंकि हमने ये देखा है कि वो इस कमेटी का तो बायकॉट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अलीमीन गंडापुर साहब की अगर मीडिया टॉक को देखा जाए और कल वाले असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर जिस तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग अब हिकमत अमली बना रहे हैं सड़कों पर एक बार फिर से निकलने की, और इस बार पूरा पाकिस्तान हम लोग ब्लॉक कर देंगे। आपको लगता है कि पीटीआई को इससे बढ़कर भी कुछ और सोचने की जरूरत है अपनी सियासी बका के लिए? देखिए, एक तो आपने पूछा कि पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है, अगर किसी को पता है तो बता दे, सिवाय इसके कि इमरान खान को रहा करो और हो सके तो वजीर आज़म, बल्कि हो सके नहीं बल्कि लाजमी तौर पर वजीर आज़म बना दो। सर वो तो अब इस तरफ भी नहीं आ रहे ना, समझ ही नहीं आती। जस्टिस बना दो नहीं, इसके अलावा क्या? दूसरी बात है कि अभी ये जो बात है ना कि अमेरिका में पूरी सेनेट सुनती है, पूरी हेयरिंग होती है, ये होता है वो, तो यहाँ अगर कर लिया जाता कि पार्लियामेंट फैसला करेगी तो आप कहोगे वो तो रूलिंग पार्टी का फैसला होगा। यहाँ आपने 2/3 और अपोजिशन के लोगों को लेके किया है, वो आपको सूट नहीं करता, तो पार्लियामेंट में हेयरिंग कराएंगे तो वहां तो रूलिंग पार्टी फैसला दे देगी। ये जो नहीं, हेयरिंग नहीं, एंडोर्समेंट है, वोटिंग होती है सर उस पे। मीर साहब उस पे वोटिंग होती है, क्या पूरी सेनेट उस पे वोट करती है, पूरी सेनेट उसको नहीं तो वोटिंग होती है, तो आप पार्लियामेंट में वोटिंग करवा लें। नहीं, आप पार्लियामेंट में वोटिंग करवा लें, रूलिंग पार्टी की अक्सरियत होगी और उसी अक्सरियत से वो बंदा इलेक्ट हो जाएगा। इन चक्करों में नहीं पड़े। डायरेक्ट इलेक्शंस भी हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और फिर जाके सेनेट की एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड, और पार्टीजन फैसले किए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। 100% ये मान ले, 100% फाइजा के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे। चले मतलब साहब आपका पॉइंट आ गया। चीफ जस्टिस से जब लाहौर जी 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 बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। इसमें देखें अमेरिका की जो मिसाल दी जाती है वो कंप्लीटली डिफरेंट। अमेरिका की मिसाल छोड़े आप जनाब, मैं एक मिनट सर आपकी इजाजत, मीर साहब इजाजत, मीर साहब आपकी इजाजत से ये कोई मिसाल आप सिस्टम मीर साहब आपकी इजाजत से सर, अगर आपकी इजाजत सर, अगर आप मौका दें मीर साहब अगर आप मौका दें तैयार किया जाएगा मीर साहब, अगर आप मौका दें। और ये प्रॉब्लम अभी तक चलेगा उस वक्त तक जब तक हम जमहूरियत के रास्ते पर सही तौर पर चलना सीख नहीं लेंगे। वो हमने नहीं सीखा है।
बिल्कुल ठीक। वो अपने अपने भाई मंसूर अली साहब को नहीं बनाओगे तो हम नहीं मानेंगे। क्या उनमें क्या सुरखा आपके पर लगे हुए? बहुत से जज हैं लेकिन क्या लगे हुए सुरखा आपके पर? उनको नहीं बनाओगे तो हम शोर मचाएंगे। आपने तो उनको पार्टीजन बना दिया, आपने तो उनको मशकूक कर दिया। ये बात मतलब आपकी ठीक है कि उनको ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। अगर पीटीआई का कंडक्ट ठीक नहीं था, इंतहाई काबिल एतराज था। ये बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमारे मेहमान हैं, कराची से आए हैं, इनको बात करने दें। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो हमारे सारे सियासतदानों की चीखें निकल जाती हैं। आपकी आवाजें मुझ तक पहुंची नहीं। एक मिनट सर, जरा बात तो सुन लें सर, जरा बात तो सुन लें। प्रोड्यूसर साहब काइंडली प्लीज मैनेज कीजिएगा। बैरिस्टर साहब अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करें प्लीज। जी देखिए, सारे बात करें। मैं कहता हूं कि आप लोगों की बात मुझ तक नहीं आ रही। जी मैंने भी यही अर्ज की है मीर साहब। जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता यह है कि जो वहां उनकी कांग्रेस है, कांग्रेस को अक्सर कोई और कंट्रोल करता है और प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, वो अक्सर दूसरी पार्टी का होता है। तो डेमोक्रेट पार्टी का प्रेसिडेंट होता है और पार्लियामेंट की इक्विवेलेंट कांग्रेस जो होती है वो दूसरी पार्टी के पास होती है। तो वहां से वो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करते हैं। हमारे यहां पार्लियामानी निजाम है। हमारे यहां पार्लियामेंट का कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल एक ही पार्टी के पास होता है। और दूसरी जो मिसालें हैं, देखिए इंग्लैंड में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी है। पहले वहां भी हुकूमत अपॉइंट करती थी, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, उसके बाद एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी हुई जिसमें जजेस हैं और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। इंडिया में कोलिजियम है जो सीनियर जजेस पे मुश्तमिल है, वो जो रिकमेंडेशन भेजते हैं उसके मुताबिक जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। फिर बात की जाती है आर्मी चीफ की। देखिए, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस कंप्लीटली सेपरेट है। आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का मुलाजिम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वो सर्व करता है। तो आर्मी चीफ की कंपैरिजन फ्रॉम विद चीफ जस्टिस या जुडिशरी बिल्कुल बनती ही नहीं है। वही मतलब ये नहीं कि, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने यही तो जस्टिफाई किया है ना कि अब शायद जो जुडिशरी का सरबराह है वो भी हुकूमत का मुलाजिम हो जाएगा। सजाद मीर साहब, नहीं, हुकूमत का मुलाजम हो जाएगा वाली बात क्या होती है? वो तो सारे जो लोग होते हैं स्टेट के मुलाजम होते हैं और इसको अपॉइंटमेंट का मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहता जिसमें आप पढ़ रहे हैं या जिसमें आप मुझे डालना चाह रहे हैं कि इस तरह इलेक्ट करो, उस तरह करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने सारे अदारे तबाह कर दिए। जुडिशरी ने जुडिशरी तबाह कर दी है, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट तबाह कर दी है। क्या मैं पार्लियामेंट पर एतबार कर सकता हूँ बहुत से मामला पर कि वो फैसले करें? तो फिर इस्लामी शिकों को नाफिज करने के लिए मैं पार्लियामेंट के सपोर्ट कर दूं? कैसे हो सकता है? आइन में लिख दिया मैंने, तो क्या मैं इस बात को मान लूं कि ये काम पार्लियामेंट करेगी? तो इस तरह तो पार्लियामेंट के, इस तरह तो हमने हर अदारा तबाह कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि मुल्क में सिक्योरिटी का निजाम जो है ना बेहतर किया जाए, लेकिन क्या हमने एस्टेब्लिशमेंट को वो इख्तियार? देखिए, आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनका फर्ज है। इमरान खान ने भी कहा था कि अगर वो मेरे फोन टेप करते हैं तो उन्होंने मेरी सिक्योरिटी भी करनी है, और सूरी तौर पर उस वक्त अच्छा था जब वो पावर में थे। अब वो ये बात नहीं कह सकते। हर चीज को हमने तबाह करके रख दिया है, सत्यानाश करके रख दिया है। इस बात को देखें, इस बात को तस्लीम करें कि हमारे अदारे तबाह हो चुके हैं। इसमें जो तरीका भी इख्तियार करेंगे उसमें नक्स निकल सकते हैं और निकलेंगे। मैं जो अब तरमीम आई है या आया है, मैं इसको हतमी समझता ही नहीं हूं। 2-4 साल के बाद कोई और पार्टी आ जाएगी और वो कहेगी कि इसको यूं कर लो, बल्कि यूं कर लो। लेकिन 2-4 साल बाद भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार करना पड़ेगा। सजाद मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब शायद मित्तल साहब गुफ्तगू फिर से उठकर वहीं पर आ गई। क्यों इंतजार देना पड़ेगा? ठहर जाए। अब पॉइंट कहां आ गया मेरा? क्या फिक्र कहा है कि इंतजार देना पड़ा? क्यों देना पड़ेगा सर? अगले इलेक्शन का इंतजार देना पड़ेगा जमहूरियत में? अगले इलेक्शंस का इंतजार करना पड़ेगा। एक दलील बनाई हुई है जमहूरियत के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, जो आता है मुंह में हम कहे जाते हैं। मित्रा साहब, अच्छा मुझे ये बताइए, सजाद मीर साहब ने जितने भी बातें की फिर उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सोल्यूशन तो एक अवाम ने भी निकाला था ना 8 फरवरी को, लेकिन उसके क्या कहते हैं जो सोल्यूशन की धज्जियां उड़ाई हमारी सियासी पार्टियों ने और मौजूदा हुकूमत वक्त ने, वो आपके सामने भी है, वो मेरे सामने भी है। वो 8 फरवरी के नताइज ही मैंने सियासी पार्टियों पर एतराज करते हैं, बाकी इदारों पर एतराज करें। फौज पे एतराज करें। आप क्यों नहीं बोलते फौज पर? आप फौज पे एतराज करें, अदलिया पर छोड़ दें। आप
वहाँ जो बोला कि एतराज करते हैं फिर वो दूसरे दिन नजर नहीं आते। बोलना मीर साहब यही तो मसला है ना, जो फिर फौज पर एतराज करते हैं वो अगले दिन नजर नहीं आते। मिर्जा साहब ऐसे ही है। अच्छा, आसान हो गया ना सियासतदानों पे एतराज करना। मैं खुद एतराज करता हूँ सियासतदानों पे। मैं अपनी ये बात सही है मीर साहब की कि सियासतदानों पर एतराज करते हैं, बाकी किसी इदारे पर हम एतराज करने से इज्तनाब करते हैं, सब पे होना चाहिए। दूसरी बात ये है खेलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं 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 मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने पूछा ना कि सोल्यूशन क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है और जिसमें चलने वाले अफेयर्स के सोल्यूशन के बारे में हर एक को पता है। किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, उसको भी पता है। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है, हर इदारा, हर डिपार्टमेंट, हर पिलर ऑफ स्टेट अपना अपना काम करे, दूसरे का काम करने की कोशिश ना करे। हमारा प्रॉब्लम ही ये है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, एम्बेडेड है इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारा निजाम ऐसा है कि जब तक हम दूसरे दुआ में मुदाखलत ना कर ले, हमारे अपने मामलात हल नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद मीर साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, शर्मिता साहब, प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। और मैं तो तमाम तरह गुफ्तगू के बाद एक ही नतीजे पर पहुंची हूँ, और सवाल मेरा वहीं का वहीं है, जिसका शायद कल या परसों आने वाले चंद हफ्तों में हमें जवाब मिल जाए कि टूथलेस जुडिशरी का सरबरा अब चाहे कोई भी हो, इसका फायदा क्या होगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।